Good morning, dear students. Today we will study chapter 2 of political science, that is called फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर, पावर को शेयर करना. क्योंकि पहला चैप्टर ही किस चीज़ पे था, पावर को शेयर करना में दिक्कत आ रही थी. तो अब यहाँ पे फेडरलिज्म मतलब कि किस तरीके से हम पावर को शेयर करेंगे, इसमें हम फेडरलिज्म में ये सब पढ़ेंगे. क्या क्या फॉर्म होती है पावर शेयरिंग की, ये सब हम पढ़ेंगे. हमने देखा था कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका में कॉन्ट्रास्ट हो रहा था. बेल्जियम ने पावर शेयर करी थी, श्रीलंका ने नहीं करी थी. कॉन्स्टिट्यूशन जो बेल्जियम का था, उन्होंने एक चेंजेस करे थे जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करके पावर जो है वो रीजनल गवर्नमेंट को भी दे दी थी. रीजनल गवर्नमेंट पहले भी थी, उनका अपना रोल, अपनी पावर थी. लेकिन पहले क्या था, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनकी पावर को ले सकती थी अपने हाथ में सब कुछ. लेकिन 1993 में क्या हुआ कि रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बना दिया गया, दे दी गई, और अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है. इसका मतलब है बेल्जियम यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म पे आ गई, मतलब जहाँ पे पावर को शेयर कर दिया गया. और श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका एक यूनिटरी सिस्टम ही रहा, मतलब नेशनल गवर्नमेंट जो है उसके पास ही सारी पावर है. और तमिल लीडर्स जो थे वहाँ के, वो क्या चाहते थे कि जो श्रीलंका है वो फेडरल सिस्टम लेके आए. फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है. फेडरलिज्म एक सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर जो है वो डिवाइड होगी सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में जो उस कंट्री की है. 2 लेवल होते हैं फेडरेशन के ज़्यादातर, जहाँ पे एंटायर कंट्री जो है वो फ्यू सब्जेक्ट जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के हैं उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी. और अदर गवर्नमेंट क्या होगी, वो प्रोविंसेस या स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारी कंट्री में है, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का देखेगी जो उसी स्टेट के लिए चलता है. और क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अपनी पावर इंडिपेंडेंटली ही एंजॉय करेंगे, कोई किसी और पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. अब अगर आप वर्ल्ड में देखना चाहें तो फेडरल कंट्री कौन कौन सी हैं, जो ज़्यादातर रेड कलर में है, ठीक है. और नॉन फेडरल कौन सी हैं, जो वाइट कलर में दिखा रखी हैं. तो फेडरेशन जो होता है वो यूनिटरी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रास्ट होता है, अपोजिट होता है. यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा, यहाँ या तो एक ही लेवल का होगी गवर्नमेंट, या सब यूनिट बना देंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पास करेगी ऑर्डर्स को प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट में. लेकिन फेडरल सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देती स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए. स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर होगी, वो आंसरेबल नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जवाब नहीं देगी. वो दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जवाब किसको देंगी, लोगों को देंगी, जो भी उस कंट्री के लोग हैं. फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं. 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें, ठीक है. डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है जो सेम लोगों को ही गवर्न कर रहे हैं. जैसे हम जो हैं वो, हमें यूपी की गवर्नमेंट या जहाँ के भी आप हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी हमें गवर्न करेगी, प्लस हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी करेगी. लेकिन दोनों का अपना खुद जुरिस्डिक्शन होगा, जो भी जैसे लेजिस्लेशन का, टैक्सेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगी.
और जो भी जुरिस्डिक्शन है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होगा किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी जो भी दोनों गवर्नमेंट है उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होगा। वो कैसे होगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। फंडामेंटल प्रोविजन जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक ही गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती। यहाँ पे कंसेंट लेना पड़ेगा दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एक दूसरे से, अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो। मतलब कोई भी यूनिलेटरली डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। कोर्ट के पास क्या पावर होती है, इंटरप्रिटेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, और पावर जो है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट उनको। हाई कोर्ट जो है वो एम्पायर की तरह बिहेव करता है। अगर इन केस कोई डिस्प्यूट हो जाती है अलग अलग गवर्नमेंट में तो वो उनको सही करेगा। सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू क्या है, क्लियरली स्पेसिफाई होंगे, किसका कौन पैसा कहाँ से जाएगा, कैसे आएगा, वो सब, जिससे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहे। ठीक है। नेक्स्ट 7th क्या पॉइंट है, फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है टू सेफगार्ड और एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, की सेफगार्ड भी रहेगा और यूनिटी भी रहेगी, और उसके साथ साथ रीजनल डाइवर्सिटी को भी वो अकोमोडेट करेगा। और ये दोनों ही एस्पेक्ट जो है वो क्रूशल है इंस्टीट्यूशन और इस फेडरलिज्म के इंस्टीट्यूशन को, और उसे अगर प्रैक्टिस करना है तो। अब गवर्नमेंट जो है दोनों लेवल की, उन्हें कुछ रूल्स पे एग्री करना पड़ेगा अगर उनको पावर शेयर करना है। एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एग्रीमेंट पे अबाइड करना पड़ेगा। और एक आइडियल जो फेडरल सिस्टम है उस पे दोनों होते हैं, एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि दोनों एक साथ एक ही कंट्री में एग्जिस्ट करेंगे और म्यूचुअल ट्रस्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो बैलेंस ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का वेरी करता है एक फेडरेशन से दूसरे का। अब इसमें भी 2 रूट हैं जहाँ से फेडरेशन फॉर्म हो सकती है। पहला है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो आए, कमिंग टुगेदर हो और एक नया बिगर यूनिट बना दें। सॉवरेनिटी रहेगी, अपनी आइडेंटिटी उनकी रहेगी और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। इनमें जो स्टेट्स हैं उनमें इक्वल पावर रहेंगी और स्ट्रॉन्ग रहेंगी, जैसी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है। अब हमारा जो सेकंड रूट है वो है कि एक कंट्री, लार्ज कंट्री जो है वो पावर को डिवाइड करेगी और स्टेट बनाएगी अपनी कंट्री में। नेशनल गवर्नमेंट होगी और अलग अलग स्टेट्स बनाएंगी। जैसे इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, स्पेन, बेल्जियम, यहाँ पे इसे कहते हैं हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है यहाँ पे मोर पावरफुल होती है देन स्टेट गवर्नमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो अलग अलग यूनिट होती है फेडरेशन की, उनमें भी अनइक्वल पावर हो सकती है, कुछ को स्पेशल पावर दे दी जा सकती है, जैसे हमारी कंट्री में पहले जम्मू कश्मीर को दी गई। What makes इंडिया अ फेडरल कंट्री? इंडिया को कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है? कैसे कह सकते हैं? हमने पहले देखा कि बेल्जियम, श्रीलंका जो है स्मॉल कंट्री थी लेकिन अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज नहीं कर पाई थी।
अगर वो छोटी छोटी कंट्री अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज नहीं कर पाई थी तो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री का क्या होगा, जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज है, रिलीजन्स हैं, रीजन्स हैं, तो हमारी कंट्री में पावर को शेयर कैसे करा जाएगा। हम चलो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं अपनी कंट्री के। इंडिपेंडेंट नेशन हुआ था हमारी कंट्री का 15 अगस्त 1947 में। उसी के टाइम पे क्या हुआ था, वो हुआ था ना पार्टीशन हमारी कंट्री का, पाकिस्तान बन गया था हमारी कंट्री से। तो उस टाइम पे पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन भी हुआ था। ब्लडी क्यों, बहुत सारे खून हो गए थे लोगों के, हिंदू मुस्लिम्स को मार रहे थे, मुस्लिम्स हिंदू सिख्स को मार रहे थे, माइग्रेशन हो रहा था बहुत लार्ज स्केल पे। तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो हमारी कंट्री का पार्ट बनाई गई। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बनाया। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन मतलब एक साथ रहना, और स्टेट्स को एक साथ रहना। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक शब्द, ये जो फेडरेशन शब्द है, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन अगर हम देखा जाए, अपना इंडियन का यूनियन जो है ये पूरा का पूरा फेडरेशन या फेडरलिज्म पे ही बेस्ड है। अभी हमने 7 फीचर देखे, पीछे हमने 7 फीचर देखे फेडरलिज्म के। अगर हम उन सबको एक बार और पढ़ें तो हमें पता चलेगा ये सारे के सारे जो है वो इंडिया पे अप्लाई होते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई होते हैं। इंडिया क्या है, 2 टायर सिस्टम है, जहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और 3rd टायर भी है, जहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, जो लेटर ऑन ऐड किया गया था। इनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। इनको जो है गवर्नमेंट ने 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर दी है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 लिस्ट है हमारी, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब हम इन तीनों लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट, जिसमें सारी के सारी पावर जो वो लिखा होगा, वहाँ पे सब्जेक्ट्स जो लिखे होंगे वो सारे के सारे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एंजॉय करेगी। जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ठीक है, जिससे यूनिफॉर्म पॉलिसी आए पूरी कंट्री में। और यूनियन गवर्नमेंट पे ही इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी। नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट। इसमें स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के जो होंगे, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब हमारे स्टेट लिस्ट में आएंगे। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडप्शन, सक्सेशन, ठीक है, इसमें आएंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं, जैसे फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, इसमें यूनियन और स्टेट दोनों क्या बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट में भी और यूनियन गवर्नमेंट में भी, तो जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसको सुप्रीम माना जाएगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि बाद में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया है, तो वो हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में रख देते हैं। हमने देखा कि ज़्यादातर जो फेडरेशन बनती हैं वो होल्डिंग टुगेदर पे बनती हैं,
लेकिन ये इक्वल पावर नहीं देती सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को। तो हमारी कंट्री में भी सारी स्टेट्स जो हैं उनको इक्वल आइडेंटिकल पावर नहीं है, किसी को स्पेशल स्टेटस भी दे के रखते हैं, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, इनमें क्या है स्पेशल प्रोविज़न था, है थोड़ा अभी भी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 371 सोशल स्टेटस और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस की वजह से स्पेशल पावर दे दी जाती है, जिससे प्रोटेक्ट करे राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल को, उनका कल्चर, उनका एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज या ये सब। इंडिया जो है इंडियंस जो हैं जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं होते इस स्टेट के, वो कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकते। वही इंडिया हमारी कंट्री में भी ऐसे होता है, जैसे जम्मू कश्मीर का था लेकिन वो स्पेशल स्टेटस उसका हटा दिया गया। अब कुछ ऐसी हैं स्टेट्स जिनको बहुत लिटिल पावर दी गई है, बहुत छोटी है, और कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं बना सकती। तो और किसी स्टेट के साथ हम उन्हें मर्ज भी नहीं कर सकते, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, तो हम ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरीज भी बना देते हैं। उनके पास स्टेट की पावर नहीं होती, वो कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। तो ये ही हमारी कंट्री का शेयरिंग ऑफ पावर ही बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज इजीली नहीं किया जाता सकता। और पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता इस अरेंजमेंट को, उसे दोनों हाउस में पास होना पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी से, जो भी प्रेजेंट वोटिंग होंगे, और फिर लेजिस्लेचर्स जो है उसे रेटिफाई करेंगे एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। इसमें जुडिशरी जो है वो सारे जो इम्प्लीमेंटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न या प्रोसीजर को, वो ओवरसी करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन केस एनी कोई डिस्प्यूट अराइज होती है डिवीजन ऑफ पावर में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन पे डिसीजन लेते हैं। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट रिसोर्सेज रेज करते हैं, जिससे वो टैक्स लगाते हैं लोगों पे और फिर पैसा रेज करते हैं, जिससे गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से कैरी कर सके। इन्होंने हमारा इंडिया 47 में दिखा रखा है कि कैसे हमारा जो था वो इंडिया अलग तरह का था।